बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्वालिटी वर्क, रिसर्च वर्क, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज और एक्सप्लेनर वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। एक नेक मकसद के लिए इस प्लेटफॉर्म को हम बना रहे हैं और आपके ताउन की हमें अशद ज़रूरत है। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन, क्या ये मुलाकात करवाई जाएगी? क्या अडयाला जेल के दरवाजे खुलेंगे, बहनें इमरान खान से मिलेंगी और पैगाम बाहर आएगा? इसका एक जायजा रखेंगे आपके सामने। और दूसरी तरफ जुनैद अकबर को ओहदे से हटाने की बात क्यों कही गई, ये पैगाम कौन लेकर आया और जुनैद अकबर का इस हवाले से क्या कहना है, ये भी आपके सामने हकाइक पेश करेंगे। और फिर व्यूअर्स, भारत के अंदर अवाम ये सवाल कर रही है कि अमेरिका होता कौन है हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला? मोदी सरकार अपनी अवाम से झूठ क्यों बोल रही है और आज उनकी लाइव बेइज्जती देखने को मिली, ये भी आपको बताएंगे। और फिर ये जो मौशी बम भारत के ऊपर गिराने की बात की जा रही है, इसका ताल्लुक अमेरिका से क्या है और क्या वाकई ऐसा है? डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में पाकिस्तान और भारत के हवाले से क्या कहा? क्या वाकई हम कुछ दिन पहले जौहरी जंग के धाने पर थे? और फिर क्या 2 जहाज भारत में लैंड किए, इन जहाज़ों में क्या है और क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? व्यूअर्स, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर बरखा दत्त के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया, जब नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो तब उन्होंने क्या कहा, क्या इनको टाइटल दिया गया, और आज जब वो अपने मुल्क के हवाले से बात कर रही हैं तो पाकिस्तान का वही मीडिया क्या कह रहा है, सहाफ़त। और फिर दूसरी तरफ जब आपके बयानिए बदलते हैं और आपकी मुलाकातें जब नवाज शरीफ से हों तो मीडिया आपको एक डिफरेंट पिक्चर पेश करता हुआ नजर आता है। इसका भी एक पोस्टमार्टम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है, भारत के अंदर उनकी आवाम उनसे सवाल ये कर रही है कि अमेरिका होता कौन है हमारे फैसले करने वाला? हमने ये इख्तियार मोदी सरकार आपको दिया था, लेकिन अब भारत आकर हमें बताएगा कि हमने कब जंग शुरू करनी है और कब जंग से बाहर निकलना है, सीज फायर करना है। हमारे लोगों का हिसाब कौन देगा? हमारी इमारतों को गिरा दिया गया, हमारे बेसिस को तबाह कर दिया गया, हमारे रफाल त्यारे गिरा दिए गए, दुनिया हम पर थू थू कर रही है और मोदी कहता है कि हमारे फैसले भारत की आवाम नहीं, भारत की सरकार नहीं, बल्कि अमेरिका करेगा। अब ये मोदी का मसला पता क्या है? पिछले कुछ अरसे से ये पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए एक कामयाबी हासिल करना चाहता था। ये कामयाबी इसे मिली नहीं। अब ये वॉर ट्रॉफी हासिल करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमले करता है, पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, इनके 6 जहाज गिराता है, फिर ये वापस आते हैं, पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जवाब दिया, जो अब इनका मीडिया भी बता रहा है। दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं इनकी हकीकत आपके सामने रख रहे हैं और इस कोशिश में था कि किसी तरह कुछ हमें मिल जाए ताकि हम अपनी आवाम के सामने जाकर इसका पूरा एक प्रोपेगेंडा कर सकें और वोट हासिल कर सकें। व्यूअर्स, ये तो हो नहीं सका, लेकिन मोदी का जितना नुकसान हुआ है, यानी अब हमें जो मनाजिर बांग्लादेश में देखने को मिले, अब उसी तरह के मनाजिर आपको भारत के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यानी रजीम चेंज होने वाली है और ये सिलसिला शुरू हो चुका। व्यूअर्स, मोदी ने जो झूठ बोले कि हमने जंग खुद ख़त्म की और हम चाहते थे कि पाकिस्तान को इस पूरे जो दहशतगर्दी हुई है इसका जवाब दिया जाए, और हमने दिया, और भारत का इस फैसले में उनकी सरकार का हाथ है, अमेरिका का हाथ नहीं। आप ये झूठ बोल रहे थे ना, बोलते रहे, लेकिन इस झूठ को किस तरह से बेनकाब किया अमेरिकी सदर ने? अमेरिकी सदर खुद आ गए खिताब करने के लिए और उन्होंने बता दी सारी कहानी कि 2 दिन पहले जब दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला कर रहे थे तो असल में हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया और दोनों मुल्कों के ऊपर जोर दिया, उनकी मदद की, यानी दोनों लड़ रहे थे और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। यह अमेरिका था जिसने अपना किरदार अदा किया। ट्रंप अपने खिताब में यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत पर बातचीत के लिए दबाव डाला, हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनाव रोका। ये बहुत बुरी जौहरी जंग हो सकती थी, इस जौहरी जंग में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। शुरू में सीज फायर का कहा तो दोनों मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हमारा मौकिफ क्या था ये मैं आपको बता देता हूं। भारत कहता था कि मैं हमला करूंगा, उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान का मौकिफ यह था कि हमला अगर तुमने किया तो इसका जवाब दिया जाएगा, पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करोगे,
रेड लाइन क्रॉस करोगे तो फिर हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मारेंगे। और फिर पाकिस्तान ने इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया। अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि हमने दोनों को मनाने की कोशिश की कि पीछे हट जाओ, हम तुम्हें तिजारत यानी खूब तुम्हारे साथ कारोबार करेंगे और पहले तुम्हें करना ही होगा कि इसे बंद करो। अगर तुम ये बंद करते हो तो तिजारत करेंगे, अगर नहीं करते तो किसी किस्म की तिजारत तुम दोनों से नहीं होगी। लोगों ने तिजारत को भी कभी इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह मैंने किया। अब आप पिछले कुछ महीनों से, जब से जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ लिया और फिर मुख्तलिफ मुल्कों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अपने मुल्क के अंदर और मुख्तलिफ कवानीन पास किए, वहीं पर दुनिया को एक नए टैरिफ का सामना था। हर मुल्क के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया और टैरिफ की जो प्रोपोर्शन थी वो इतनी ज़्यादा थी कि इसने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो इकॉनमी थी से बुरी तरह मुतासिर किया। अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को इकॉनमी की, कारोबार की नज़र से देख रहा है और पैसा और जो मार्केट है, अमेरिकन मंडी, इस तक रसाई के लिए अगर आपने आना है तो फिर आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबार को इस्तेमाल किया अपनी इकॉनमी और फिर लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालने के लिए। तो आज भी उसने यही काम किया बकौल उसके कि उसने तिजारत की लालच देकर और तिजारत की धमकी देकर दोनों मुल्कों को पीछे हटने पर मजबूर किया। अगर एक लम्हे के लिए आप इस धमकी को जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है इसका आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी खतरनाक ये भारत के लिए थी। फिगर्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। 2024 में अमेरिका और भारत के दरमियान कुल तजारती जो माल की मालियत है यानी जो ट्रेड हुई है ये स्टैंड करती है जी 129.2 अरब डॉलर तक, यानी ये बहुत बड़ा फिगर है। अभी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर लेना था IMF से और आपके सामने के हालात क्या बने। तो 129.2 मिलियन ये जो अरब डॉलर्स हैं इसकी तजारत का ये फिगर है। फिर अगर तजारत बंद होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? भारत को होगा ना, हमें तो नहीं होगा। हमें भी होगा, जाहिर सी बात है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान के जो अपने रिसोर्सेज हैं, हमारी जितनी फैक्ट्रियां यहाँ पर जो माल तैयार करती हैं, मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करती हैं, उसकी जो मंडी है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से एक बड़ी मंडी पाकिस्तान के लिए भी अमेरिका बन जाती है। मगर अगर आप नंबर्स को देखें, जुल्फ़कार अली भट्टी साहब हैं जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ारत तिजारत के, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुल जो तजारती हजम है उसकी 7.3 अरब डॉलर तक है, यानी एक कहाँ 129 और कहाँ 7.3। ज़्यादा नुकसान अगर होता तो वो भारत को होना था, वो पाकिस्तान को नहीं होना था। और उस भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका ने तजारत कार्ड इस्तेमाल किया जिसे भारतीय मीडिया मानने को तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि एक दरार पड़े अमेरिका और भारत के दरमियान। और इसीलिए वहाँ पर जितने भी टेलीविजन एंकर्स हैं वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है, JD वेंस कौन होता है, मार्को रूबियो कौन होता है, डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है। और ये तजारत की वजह से नहीं बल्कि ये फैसला हमारा था। हम खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं। अब वो देखें यू टर्न उन्होंने कैसे लिया, वो कह रहे हैं कि हम खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं और हम नहीं चाहते। हमारा सिर्फ टारगेट दहशतगर्द था, लेकिन दहशतगर्दों की बजाय पाकिस्तान ने उल्टा हमारे ऊपर हमला कर दिया। उनको चाहिए था कि हमारे साथ मिलकर इन दहशतगर्दों को पकड़ते, लेकिन उल्टा पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है। नरेंद्र मोदी साहब ये भी कहते हैं कि ये न्यू नॉर्मल है कि भारत खुद पर हमले का फौरी जवाब दे। पानी और खून साथ नहीं बह सकता। तजारत, मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। अगर पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए तो दहशतगर्दी के खात्मे पर होंगे और कश्मीर पर बात होगी तो वह आज़ाद जम्मू कश्मीर पर बात होगी और भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। हम दहशतगर्दी की सरपरस्त हुकूमत और दहशतगर्दी के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। देखें जो सबसे अहम नुकता है ना कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले कुछ दिनों से आप तक की खबरें हम लेकर आ रहे हैं कि भारत को बता दिया गया था कि पाकिस्तान तैयार बैठा है और नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली गई और फिर जो एकदम से JD वेंस भागे भागे गए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो बता रही थी, इनको कह दिया गया था कि अगर ये जंग आपने बंद ना की तो पाकिस्तान अपने तमाम ऑप्शंस फिर इस्तेमाल करेगा। और फिर ये पैगाम जब मोदी को पहुंचता है तो उसे आज ये कहना पड़ा कि हम इस ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे। वो तमाम चीज़ों को ना वन बाय वन टच कर रहा है। फिर मोदी के साथ जी लतीफ़ा ये हुआ है, वही कहते हैं जी कि हमारी जंग आतंकवाद के खिलाफ थी, पाकिस्तान ने इस जंग में हमारा साथ देने की बजाय हम पर ही हमला शुरू कर दिया। अब ना मोदी की अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो एक हारे हुए लश्कर के आपको सिपा सलार लगेंगे। एक ऐसा शख्स जिसने अपने
मकरू एजेंडे को दुनिया पर मुसल्लत करने की कोशिश की और अपने मकरू एजेंडे के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जानों को जो है वो खतरे में डाल दिया। और मोदी में और हिटलर में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। व्यूअर्स, मोदी का ये दावा था कि 100 से ज़्यादा खूनख्वार दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा, और फिर जो इस वक्त लावा पकड़ा है इंडियन मीडिया में, उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया जी कि बीजेपी 13 मई से 23 मई तक पूरे भारत में 10 रोज़ा तिरंगा यात्रा का आगाज़ करेगी, और इस मुहिम का मकसद हर शहरी तक रसाई हासिल करना है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियों को उजागर करना है। अब भारत के अंदर हो क्या रहा है, मैं पिछले कुछ दिनों से, यानी जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, अगर आप दुनिया के डिफरेंट व्लॉगर्स को उठाकर देखें, थिंक टैंक्स को उठाकर देखें, जो इंटरनेशनल जो प्राइवेट थिंक टैंक्स हैं या फिर जो ब्लॉग्स लिखते हैं, वहाँ पर पर्सोनीफाई करके भारत के किरदार को इस जंग के हवाले से पेश किया जा रहा है। भारत की मिलिट्री जो सलाहियत है उसके हवाले से आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, और इन वीडियोस के अंदर भारत की जो मिलिट्री सलाहियत है इसका लोहा मनवाने की कोशिश की जा रही है। अब जब से पाकिस्तान ने तगड़ा जवाब दिया, अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग इनके रेस्क्यू को आ गए हैं, और भारत की आवाम के सामने एक पिक्चर ये पेश की जा रही है कि हमने उनकी बेसिस को टारगेट किया। पाकिस्तान ने जी क्या किया, पाकिस्तान ने डिजिटल फुटप्रिंट्स दिखाए, पाकिस्तान ने वीडियोस आपको निकाल कर दिखा दी। जब हम हमला करते थे तो फिर साथ ही साथ आपको वीडियोस भी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब भारत बकौल उनके उन्होंने हमला किया तो आपको कोई वीडियो, अभी तक आपको कोई वीडियो नजर नहीं आएगी। अब वो क्या कर रहे हैं कि सैटेलाइट पिक्चर्स निकाल रहे हैं, देखें जी ये नूर खान बेस है, ये देखें फलां बेस है, यहाँ पर हमने हमला किया। तो अब वो किस स्ट्रेटेजी पर चले गए हैं, वो उस स्ट्रेटेजी पर काम करें जहां पर लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जा सके और उन्हें बताया जा सके। और अब उन्हें लग ये रहा है कि उनकी हुकूमत खतरे में है और मोदी सरकार का ये आखिरी टर्न्योर है, और मोदी को इसलिए अपनी आवाम के साथ ये राब्ता मुहिम का, जिसे उन्होंने तिरंगा यात्रा का आगाज़ करने की वो बात कर रहे हैं, इसका नाम दिया। तो उनके हालात भी बड़े ख़राब हैं, और मुझे और वहाँ से जो आवाज़ें इस वक्त आ रही हैं, मैं आपको व्यूअर्स बता दूं कि इस वक्त एक रजीम चेंज मोदी के ख़िलाफ़ बाकायदा इसका ना आगाज़ हो गया है। व्यूअर्स, इंडिया में जो रजीम चेंज है, जैसे बांग्लादेश में हुई, शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाला गया, उनकी सियासी जमात पर पाबंदी लग गई, बिल्कुल उसी तरह मोदी के खिलाफ भी अब लावा पकड़ा है और लोग अब इनसे सवाल कर रहे हैं। सहाफ़ीन जी करण थापुर वो क्या कहते हैं कि पहलगाम वाक़े पर किसी मुल्क ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। क्या वजह यह थी कि भारत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा की ब्रीफिंग लेने वाले अक्सर सफ़ीरों का तासुर था कि भारत माजी के वाक़यात की बुनियाद पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। साफ अल्फाज में कहें तो वो कायल नहीं हुए। भारतीय दिफाई तजियाकार वो ये कहते हैं, परवीन साहनी के 6 से 7 मई की रात जो हुआ, 7 मई की सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल मीडिया ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने नक्शा लगाकर बताया कि हमने 6 भारतीय जहाज़ गिरा दिए। लेकिन इधर भारतीय एयर मार्शल से सवाल हुआ, आप बताएं कि भारतीय जहाज़ गिरे या नहीं, तो वो उनके पास जवाब नहीं था। और वो कहते हैं कि जंग में तो नुकसानात होते ही हैं, जब ऐसी बातें की जाएंगी तो फिर दुनिया पाकिस्तान की बातें ही मानेगा, और ऐसा ही हो रहा है। भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को खबर नहीं हो सकी कि कब और कैसे चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने उनके खिलाफ फैसला कुन चाल चली। इनको पता ही नहीं चल सका कि 7 मई की सुबह ये बात उनके नोटिस में आती है कि चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी एयरफोर्स उनके साथ क्या करेगी। उनको समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान अकेला नहीं था, उनके साथ चीन की टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। भारतीय हुकूमत के दिमाग में गलतफहमी है, पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा बेहतरीन और हमारे साथ उसने मुकाबला किया। अभी से जो एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक हैं, उनका ये दावा है कि हमने इंडिया के 6 नहीं बल्कि 7 त्यारे तबाह की, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, मैं चीज़ें देख कर आ रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये दावा भी किया। अब देखें, ये जहाज़ 6 थे या 7 थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी भारत की सरकार गिर गई है। ये जहाज़ नहीं गिरे, ये मोदी सरकार गिर गई। और अब उनके पास ये जितनी भी तबाही हुई है, इनकी सरकार से लेकर इनकी बेसिस, इनके इत्तेमाद में, इनकी घमंड को अगर आप देखें, सब कुछ तबाह हो गया। अब ये दोबारा से चाहते हैं कि किसी तरह इसको रीबिल्ड किया जा सके, लेकिन अब शायद इनका जाने का वक्त हो चुका है। और ये एक तरह से जो मोदी का जो 3 दफ़ा का जो इनका टर्न्योर था, ये वज़ीर आज़म बनते हैं, अब इसके जवाल का वक्त जो है वो हुआ चाहता है। अब इस सीज फायर के बाद दुनिया के मुख्तलिफ जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंडिया टाइम बाय कर रहा है, क्या ये सीज फायर एक दिखावा है, अमेरिका को
اس پورے عمل میں شامل کرنے کے بعد کیا بھارت پلٹ کر دوبارہ وار کرے گا، اور جو مودی کی گرتی ہوئی ساخت ہے کیا اس کا بدلہ لیا جائے گا؟ کیا وار ٹرافی کے لیے امریکہ کو سائیڈ لائن کر کے بھارت جو ہے وہ دوبارہ سے حملہ کر سکتا ہے؟ یہ 3 سوال بہت ہی اہم ہیں۔ ظفر حرالی صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا میں نے پہلے اندازہ لگایا تھا، بھارت نے جنگ بندی صرف اس لیے قبول کی تاکہ وہ دوبارہ منظم ہو سکے، ساز و سامان اکٹھا کر سکے اور نئے اہداف کا پاکستان کے پچھلے فضائی اڈوں پر دوبارہ حملہ شروع کرے، انڈین ایئر فورس جائزہ لے سکے۔ یہ وقفہ ختم ہوتے ہی بھارتی فضائیہ کیا کرے گی، پاکستان کے اوپر کیا دوبارہ حملہ کر سکتی ہے؟ یہ معلومات امریکہ کے محکمہ خارجہ، محکمہ دفاع اور پینٹاگون کی جانب سے بھی تصدیق شدہ ہے۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جہاز اتر رہے ہیں، اب ان جہازوں کے بارے میں نے انٹرنیشنلی اور امریکہ میں کچھ دوستوں سے بات کی، کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ جہاز آئے ہیں، کارگو جہاز ہیں، ملٹری جہاز، یہ کون سے جہاز ہیں، کیا سامان لے کر آئے۔ اور ویسے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بھارت کا میڈیا کبھی بھی یہ سیز فائر ہونے نہیں دے گا۔ اگر آپ ان کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور ایک پریشانی ان کو بھی لگی ہوئی ہے اور ایک شرمندگی ہے جس کو مٹانے کے لیے وہ بار بار جنگ کی بات کر رہے ہیں اور بدلہ لینے کی بات آپ کو انڈین میڈیا چینلز کے اوپر ملے گی۔ اب انڈیا میں جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا وہ تو ایک طرف ہے، بہت سارے ان کے صحافی برکھت دت جنہوں نے آ کر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے ہیڈ لائنز بنائی کہ مشہور صحافی برکھت دت کی ملاقات نواز شریف صاحب سے ہوئی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے اوپر ہم نے بھی ویلاگ کیا، اپنا جو بڑھاس تھی وہ نکالی کہ آپ انڈین صحافیوں کو تو ملاقات کا موقع دیتے ہیں، ان کے ساتھ مسکرا کر آپ بات کرتے ہیں، آپ ان کو گھر بلاتے ہیں، پورا خاندان ملتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ پروپیگنڈا انہوں نے جا کر اپنے چینل پر کیا برکت نے کہ دیکھیں لاہور ڈکلیریشن کی بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے کہا۔ تو یہ سب کچھ آپ کو برکت کرتی ہوئی نظر آئی، اس وقت آپ کی زبان نہیں ہلی۔ آج آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسی چینل کے اوپر میں نے ہیڈ لائن چلتے ہوئے دیکھی، وہ ہیڈ لائن کیا تھی کہ انڈیا میں بھارتی صحافی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور جموں کشمیر میں کافی ڈرونز دیکھے گئے، لیکن سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کسی قسم کی بھی سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہ ہی کوئی ڈرون بھارت بھیجا گیا۔ تو سر آپ کو ایک زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، اور بھارت میں برکھت جیسے صحافی اور میڈیا کئی گھنٹوں سے یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ یہ جیو نیوز نے اس کو رپورٹ کیا کہ پاکستانی ڈرونز بھارت میں گھوم رہے ہیں اور وہ پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا مسلسل الزام لگا رہے تھے۔ تو یہ وہ جرنلزم ہے جو ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ماضی میں جب برکھت یہاں پر آئی تو آبویسلی اس وقت بھی یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے تھا کہ بھئی ہم آپ سے نہیں ملیں گے۔ تو آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کا دوست کون ہے، سجن کون ہے، دشمن کون ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہو تو نواز شریف صاحب کا ذکر آپ کو خبروں میں کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک آدھے نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں وغیرہ وغیرہ، نون لیگ چورن بیچ رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو اشتہارات چلا کر یہ اسٹیبلش کرنا پڑا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھارت کے حوالے سے کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ تو سر یہی ان کی سیاست ہے اور اسی طرح ان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ ختم ہو جانی ہے۔ اب اس پورے جو اس وقت منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، ایک چیز ویورز آپ نے یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ وہ کریک ڈاؤن کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی اور جن لوگوں نے اس جنگ کے ماحول میں کچھ ایسی ٹویٹس کی ان کو پکڑا جائے گا، اور پھر سب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، نوجوانوں کو بدنام کیا جائے گا۔ کسی کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہیں گے، غدار کہیں گے۔ تو یہ مجھے ہوتا ہوا اگلے کچھ ہفتوں میں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی آج ملاقات کا دن ہے، سب سے اہم خبر ہے تحریک انصاف اور ہر پاکستانی کے لیے۔ اور اس ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو ویڈیوز بتا دوں کہ اڈالہ جیل میں جو بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان صفدر ہیں، نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتا، علی بخاری اور ظہیر عباس کے نام اڈالہ جیل انتظامیہ کو بھجوا دیے گئے ہیں، اور اب ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کا فیصلہ کچھ ہی گھنٹوں میں ہو جائے گا، دوپہر تک یہ خبر بھی آ جائے گی۔ اور یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ درخواست خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ اب اس کے اوپر لطیف کھوسا یا باقی لوگ بڑے آپ کو پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ عید پر عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کافی زیادہ امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سب دکھاوا ہے جی۔ عمران خان کی رہائی، عمران خان کی پیرول پر رہائی، یا پھر عمران خان کے کیسز کا لگنا، ان حالات کے اندر مجھے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی تو کچھ آپ کے سامنے اس قسم کی سٹیٹمنٹس جاری کر کے خود بھی تو زندہ رہ رہے ہیں نا سیاسی طور پر۔ تو یہ لوگ لطیف کھوسا یا کمپنی یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی
اور عمران خان کی ملاقات رہائی تو سر بہت دور کی بات ہے. جس لیڈر کی بہنوں کو آپ دروازوں پر روک لیں، بلکہ دروازے سے پہلے کئی کلومیٹر تک آپ ان کو روک لیتے ہیں، تو رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کے ہر فرد کے لیے جو ہر روز آ کر عمران خان کی رہائی کا یا آپ کو ایک نیا ڈرامہ کہیں یا ایک جو ڈیڈ لائن ہے وہ آپ کو لوگوں کو دے دی جاتی ہے. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ جنید اکبر صاحب کی گفتگو ہے اور ان کو قومی اسمبلی جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے، اسے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب میرا بھائی ہے، اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو دی جاتی ہے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی. میرے خلاف پارٹی کے لوگ سازشیں کرتے ہیں. یہ سینئر صحافیوں نے خود مجھے بتایا. میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. ہماری تحریک کو میری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے فرق نہیں پڑے گا. میری ٹیم میں قیادت میں کرپٹ اور کمپرومائز لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ تمام حالات کا ہمیں سامنا ہے. مجھے صدارت ملی، پہلے ہی ہفتے ثوابی جلسے کا ٹاسک مل گیا، 22 اضلاع میں گیا اور تو اسی تحریک کے لیے گیا. اگر تحریک اسلحہ اٹھانے کا نام ہے تو میں ناکام ہو گیا ہوں. اگر قیادت میری کارکردگی سے مطمئن نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ 15 تاریخ کو میں نے 4 ریجنز کے صدور اور جی ایس کی میٹنگ کال کی ہے. اس میں تحریک شروع کرنے کے حوالے سے ان پٹ لوگ دیکھیں. یہ خان صاحب کی اس تحریک کو اور تحریک انصاف کو پارٹی کے اندر سے ہی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو اس تحریک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، چاہے وہ جنید اکبر ہو یا پھر کوئی اور. آپ کو اسی قسم کا رویہ لوگوں کے خلاف یا لوگوں کے حوالے سے نظر آئے گا اور لوگ یہ کردار ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اور اس میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں سارا دن کرتے ہیں. انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاتے ہیں، اس صحافیوں کے اندر بھی دھڑے ہیں اور پھر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف، ایک گروپ دوسرے گروپ کے خلاف. آپ کو ٹویٹس میں بھی نظر آئے گا، آپ کو انٹرنل پولیٹکس بھی نظر آئے گی. تو اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، عوام کو ہو رہا ہے، عمران خان کی رہائی کو ہو رہا ہے. یعنی پچھلے 2 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف یہی پلان نہیں دے سکی کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کیسے ممکن بنانی ہے. جب معاملات رہائی سے پیچھے ملاقاتوں تک آ جائیں اور ملاقاتیں نہ ہوں تو پھر آپ تحریک انصاف کی کارکردگی اور ان لوگوں کی جو لیڈرشپ جو اس وقت باہر موجود ہے اس کے اوپر سوال تو اٹھے گا. اس پر اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں دوپہر کو آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی اس پر ہم دوپہر کو بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.